नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल शिवान एकेडमिक पे। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का एमसीक्यू क्वेश्चन। और आज का टॉपिक है ऑप्टिक्स। यानी बच्चों, इसमें हम लोग ऑप्टिक्स को प्रकाशिकी कहा जाता है। ऑप्टिक्स में हम लोग प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन और ह्यूमन आई यानी कि मानव नेत्र, यानी कि इस वीडियो में हम लोग 3 चैप्टर को क्लियर करेंगे। ये वीडियो 3 भाग में चलेगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके। फिलहाल इस भाग में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए, सेशन को शुरू होने से पहले आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और इससे तीनों वीडियो को पढ़ने के बाद कम से कम आपका 10 नंबर जो है आपका एकदम क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण को 10 डिग्री कोण से घुमाया जाए तो परावर्तन कोण कितने डिग्री कोण से घूमेगा। याद रखिएगा, कह रहा है कि दर्पण को कितना कोण से घुमाना है, तो 10 डिग्री से घुमाना है। तो परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे कितना, परावर्तित किरण कितना कोण से घूमेगा, तो याद रखिएगा 2 थीटा कोण से घूमता है बच्चों। ठीक है, 2 थीटा कोण से, तो 2 का 2 और थीटा का मान है 10, यानी कि 10 दुना 20 डिग्री हो जाएगा बच्चों। यानी आपका आंसर होगा ए। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चों। याद रखिएगा, समतल दर्पण में हमेशा बच्चों आभासी प्रतिबिंब बनता है बच्चों। आभासी, ठीक है, आभासी का मतलब क्या होता है, तो काल्पनिक होता है बच्चों। तो काल्पनिक होगा आंसर। समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है बच्चों। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण की क्षमता कितनी होती है। जैसे कि आप जानते हैं क्षमता को पी कहते हैं, P बराबर 1/f। बच्चों याद रखिएगा, दर्पण की क्षमता नहीं होती है। दर्पण की अगर आपसे क्षमता पूछा जाए, याद रखिएगा, तो दर्पण की क्षमता जो है ना 0 होती है। ठीक है, क्षमता हमेशा लेंस का निकाला जाता है बच्चों। याद रखिएगा, क्षमता किसका निकाला जाता है, लेंस का निकाला जाता है, न कि दर्पण का। ठीक है, अच्छा आपके जहन में आएगा ये कि सर लेंस की क्षमता नहीं होगा यानी 0 होगा, तो 0 कैसे। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है ना अनंत होता है। तो और पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। तो P का P और F का वैल्यू इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट पे किसी भी संख्या में इन्फिनाइट से भाग दीजिएगा तो 0 आता है बच्चों। तो आप लोग इसको कर दीजिएगा। ये समतल दर्पण की क्षमता क्या होती है, 0 होती है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन 1 है, वो दर्पण कौन होगा। देखिएगा, प्रतिबिंब का आवर्धन जो है ना +1 कह रहा है। ठीक है, तो किसमें होगा, प्रत्येक में। समझिएगा बच्चों, दर्पण का फॉर्मूला होता है -v/u होता है। ठीक है, तो देखो अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें ना, तो उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है। और उत्तल की बात करें, ठीक है, पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि यह काल्पनिक होता है। काल्पनिक होता है। ठीक है, उत्तल के लिए, किसके लिए हम देख रहे हैं, उत्तल के लिए। और अवतल का आवर्धन देखें हम, अवतल का, यहाँ पे क्वेश्चन फिर कंफ्यूजिंग कर दिया बच्चों। अगर अवतल दर्पण कर देना तो अवतल दर्पण का आवर्धन माइनस और प्लस दोनों होता है। ठीक है, प्लस तब होगा जब इमेज काल्पनिक बनेगा। ठीक है, और माइनस तब होगा जब इमेज वास्तविक बनेगा। ठीक है, वास्तविक बनेगा बच्चों। तो याद रखिएगा, इसमें काल्पनिक बनेगा तो प्लस हो सकता है, इसमें भी प्लस हो सकता है, कब, जब काल्पनिक बनता है। और समतल की बात करें तो समतल में बच्चों आवर्धन हमेशा +1 ही होता है। अगर क्वेश्चन में ऐसे कर देना कि किस दर्पण में बने प्रतिबिंब का आवर्धन, हाँ यहाँ पे सदैव दिया है बच्चों, ठीक ठीक ठीक, सदैव दिया है, तो सदैव हमेशा ना समतल में ही देता है। नहीं तो कहता है कि किसका +1 हो सकता है, तो +1 तीनों का हो सकता है। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में कह रहा है कि समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 किसका होता है, तो ये समतल का होता है बच्चों। यानी आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
किसी वस्तु के प्रतिदीप्त होने का पता कैसे लगाया जाता है? प्रतिदीप्त का मतलब क्या होता है कि जो वस्तुएं स्वयं से प्रकाश निकालती है। तो किसी वस्तु के, जैसे मान लेते हैं कि ये पेन, इसको प्रतिदीप्त मालूम करना है तो सबसे पहले इसको अंधेरा में ले जाएंगे। अगर किसी वस्तु को अंधेरा में ले जाइए, अगर वह प्रकाश देगा तो प्रतिदीप्त होगा, जैसे बल्ब हो गया, ठीक है। तो वस्तु को गर्म करके गलत है, वस्तु को पॉलिश करके गलत है, वस्तु को अंधेरे में रखकर ये सही है बच्चों। वस्तु को अंधेरा में रखिएगा तो अगर ये प्रतिदीप्त होगा तो देखिए, प्रतिदीप्त का मतलब होता है कि वैसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश दे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 6, किसी मोटे समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रख दें तो परावर्तन क्या होगा? देखिएगा, कोई मोटा दर्पण है और इसके सामने कोई वस्तु रख दें तो परावर्तन कैसा होगा? तो परावर्तन देखिए, इस भाग से भी हो सकता है, इस भाग से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ऊपर वाला भाग से ये भी हो जाएगा, नीचे वाला भाग से, दोनों तल से कई बार। ये ऑप्शन सबसे सटीक हो रहा कि दोनों तो तल से कई बार होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे भी होगा और बीच वाला भाग से भी होता रहेगा। आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन, कि किसी मोटे समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रख दे। ये क्वेश्चन ही गलत है बच्चों, क्योंकि प्रतिबिंब यह बनाने के लिए ये क्वेश्चन गलत है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है कि दो समतल दर्पण है जी बच्चों, दो समतल दर्पण है, एक इधर और ये, इसके बीच कितना डिग्री, इसके अंदर कोई वस्तु रखा गया है 72 डिग्री कोण पर, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकाली जाएगी? बच्चों, कोई दो दर्पण हो और इसके बीच कोई वस्तु रखा हो तो प्रतिबिंब निकालने का फॉर्मूला होता है, प्रतिबिंबों की संख्या, नंबर ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा 360/θ-1, ये होता है जी। तो कितना है बाबू? 360 ये कितना है जी? 72 है, -1 है, ठीक है। आप भाग दोगे, 5 से भाग दोगे तो 5 दूना 10, 5 3 15 हो जाएगा, 5 7 35 यानी 5 मरतबे कटेगा, 5 -1 बोले तो 4। अगर दो समतल दर्पण के बीच थीटा कोण पर रखा जाए किसी वस्तु को ना, तो उसके बीच 4 प्रतिबिंब बनेगा बच्चों। तो ये आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ रहा है, मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ रहा है। तो बताइए कि अपने प्रतिबिंब किस वेग से दूर भागता हुआ दिखाई देगा? देखिए बच्चों, कोई दर्पण है और इधर कोई व्यक्ति जो है ना 3 मीटर पर सेकंड के चाल से भाग रहा है। तो कह रहा है कि जो इमेज भागता हुआ दिखाई देगा वो कितना होगा? तो ये डबल हो जाता है, 2 गुणे v हो जाता है। तो 2 का 2 और यहाँ पे v कितना दिया है? 3, यानी डबल हो जाएगा बच्चों, 3 दूना 6। अगर वेग 4 दिया रहता ना तो प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष कितना दिखाई देती? 8 दिखाई देती। 3 दिया है तो कितना दिखाई देगा? 6 दिखाई देगा बच्चों। तो ये रहा 6 आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है तो परावर्तन कोण बताइए। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है जी। एक समतल दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण है और इस पे प्रकाश लंबवत पड़ रहा है, ठीक है, लंबवत, ऐसे समझिएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो जब भी प्रकाश यहाँ पे लंबवत पड़ेगा तो दर्पण पे जब टकराएगा तो टकरा कर देखिए, इसमें किसी प्रकार का एलिवेशन नहीं हो रहा है, लंबवत आ रहा है, 90 डिग्री पर आ रहा है। तो जब ये 90 डिग्री पर आएगा तो टकरा कर इसी से निकल जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, जब ये लंबवत आपतित होगा तो टकराने के बाद पुनः उसी रेखा पे वापस चला जाएगा। और आप जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, ऐसे जब होगा ना तब जाके आपतन कोण बनता है। यहाँ पे आई बनेगा यार, जबकि प्रकाश की किरणें इसी से टकरा रहा है और इसी से वापस चला जा रहा है, यानी कि आपतन कोण का मान 0 होगा यहाँ पे और परावर्तन कोण का मान 0 होगा। बच्चों 90 डिग्री नहीं लगा दीजिएगा, वो तो लंबवत आपतित हो रहा है ना, यहाँ पे ना ही आपतन हो रहा है ना ही परावर्तन हो रहा है बच्चों। तो ये होगा आपका आंसर 0 डिग्री, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर है तो उसके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? देखिए बच्चों, दो दर्पण है जी, दर्पण 1 और दर्पण 2, ठीक है बच्चों, और कितने डिग्री पे है जी? तो इसके देखिए दोनों समानांतर है। दोनों दर्पण कैसा है बच्चों? तो दोनों दर्पण समानांतर है। आप जानते हैं कि दर्पण समानांतर होती है तो उसके बीच जो कोण बनता है वो कितना होता है? 0 डिग्री होता है बच्चों, ठीक है।
तो कह रहा है कि प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होता है, 360 बट्टा थीटा -1। तो देखो बच्चों 360 में आप 0 से भाग दीजिएगा। याद रखिएगा बच्चों कि किसी भी संख्या में 0 से भाग दीजिएगा तो अनंत -1। अनंत का मतलब होता है कि जिसका कोई लिमिट नहीं हो, कोई सीमा नहीं हो। तो अनंत में से 1 घटाओ तो क्या ही अंतर हो जाएगा, ये भी अनंत प्राप्त होगा बच्चों। तो याद रखिएगा अनंत। जब प्रतिबिंबों की जब समानांतर दर्पण होगा तो बहुत सारी इमेज बनेगा उसके बीच, ठीक है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा दर्पण समानांतर किरण पुंज को अपसारित कर देता है। दर्पण दो प्रकार के बच्चों मुख्य रूप से, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। अवतल दर्पण प्रकाश के किरणों को अभिसारित करता है। अभिसारित, इस दर्पण की बात हो रही है बच्चों। और उत्तल दर्पण प्रकाश को अपसरित करता है या अपसारित करता है। अपसारित का मतलब होता है कि प्रकाश को फैलाता है और अभिसारित का मतलब होता है प्रकाश को इकट्ठा करता है। तो पूछा है कि बताइए कौन सा दर्पण प्रकाश को अपसारित करता है। तो ऑप्शन में अपसारित कौन होगा, उत्तल होगा। तो बच्चों ऑप्शन में ये है उत्तल, आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण से अपसारित दर्पण प्राप्त होता है, किस अवतल दर्पण से। यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया बच्चों, यहाँ पे सिर्फ देना चाहिए किस दर्पण से। किस दर्पण से अपसारी किरण पुंज प्राप्त होता है। तो अपसारी प्राप्त होता है किससे, उत्तल से प्राप्त होता है। दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि एक व्यक्ति अपने सामने रखे दर्पण में अपने से बड़ा प्रतिबिंब देखता है, वह दर्पण क्या होगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर समतल दर्पण की बात करें, ठीक है, उत्तल की बात करें और अवतल की बात करें, दर्पण 3 होगा। ऐसे तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, लेकिन जनरली सामान्यतः दर्पण अवतल को मिलाएंगे तो 3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। देखिए समतल दर्पण हमेशा ना बराबर प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है जी, बराबर। अगर वस्तु 5 फीट का तो प्रतिबिंब भी 5 फीट का। उत्तल हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है और अवतल जो है ना कभी छोटा और कभी बड़ा बनाता है और कभी बड़ा बनाता है बच्चों, ठीक है। कभी छोटा बनाता है तो कभी बड़ा बनाता है। तो एक व्यक्ति अपने सामने रखे दर्पण में अपने से बड़ा प्रतिबिंब देखता है तो वह कौन सा दर्पण होगा बच्चों, अपना से बड़ा देखेगा तो वो होगा अवतल दर्पण बच्चों। यानी आपका आंसर क्या होगा बच्चों, आपका आंसर होगा ये। आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है बच्चों। उत्तल जो है छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए उसका उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं जी। और उसका विस्तृत दृष्टि क्षेत्र होता है। प्रकाश की एक किरण 60 डिग्री के आपतन कोण पर समतल दर्पण पे आपतित होता है, तो विचलन कोण बताइए बाबू। विचलन कोण पूछा है बच्चों। देखिएगा ये है समतल दर्पण, ठीक है। प्रकाश यहाँ पे आ रही है और आकर के इधर चली जाएगी। तो देखिए ये है अभिलंब बच्चों, क्या ये अभिलंब है, ठीक है। कह रहा है किसमें कि आपतन 60 डिग्री कोण पर आपतित हो रही है, यानी कि आपतन कोण का मान है 60 डिग्री, ठीक है। और ये है परावर्तन कोण। तो पूछ रहा है कि बताओ विचलन कोण क्या होगा बच्चों। ये विचलन कोण है जी, ये है लेम्डा, लेम्डा नहीं सॉरी डेल्टा है, ठीक है। तो विचलन कोण का फॉर्मूला होता है, विचलन कोण बच्चों यहाँ पे आई का मान है 60 डिग्री, ठीक है। विचलन कोण का फॉर्मूला होता है 180 - 2i। तो 180 - 2 और i का मान है कितना 60। तो 180 - 120 बोले तो 60 डिग्री होगा जी, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। विचलन कोण का फॉर्मूला याद रखिए, किसके लिए, दर्पण के लिए है ये, ठीक है। लेंस के लिए अलग होता है। 180 - 2i हो जाएगा, ठीक है। आंसर 60 डिग्री, यानी कि बी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ऐसा पदार्थ जिससे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर जाता है उसे क्या कहते हैं। अगर पारदर्शिता के आधार पर बात करें तो पदार्थ 3 प्रकार का होता है। एक होता है पारदर्शित, ठीक है,
एक होता है अपारदर्शी और एक होता है अर्धपारदर्शी। अर्धपारदर्शी या इसी को कहते हैं पारभासी। क्या कहते हैं बच्चों? पारभासी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या देखिएगा, प्रकाश पारदर्शी पदार्थ से प्रकाश जो है ना पूरा पार कर जाता है, पूरा प्रकाश गुजरता है, प्रकाश गुजरता है। ठीक है, अपारदर्शी से प्रकाश नहीं गुजरता है, प्रकाश नहीं गुजरता है, गुजरता है। और अर्धपारदर्शी या पारभासी से प्रकाश का छोटा सा भाग गुजरता है, प्रकाश का छोटा सा भाग, छोटा सा भाग गुजरता है, गुजरता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ऐसा पदार्थ जिससे आपतित प्रकाश का छोटा सा भाग पार करता है उसे क्या कहेंगे? तो पारदर्शी गलत है, अपारदर्शी गलत है, ये सही होगा पारभासी, यानी आंसर सी इसका सही होगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है तो परावर्तन कोण। अभी आपसे बताए थे कि अगर कोई किरण लंबवत आपतित होगी, लंबवत आपतित होगी 90 डिग्री पर, तो जैसे आएगा वैसे ही ये लौट जाएगा, यानी कि आई का मान भी 0 होगा और आर का मान भी 0 होगा। चाहे आपतन हो चाहे परावर्तन हो, दोनों का मान 0 हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? याद रखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है बच्चों। ठीक है, तो आप ये लगाइएगा यहाँ पे बी नंबर, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? कोई गोलीय दर्पण है जी, चलिए गोलीय दर्पण हम यहाँ पे बना दें। याद रखिएगा, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है बच्चों, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। ठीक है, ये है केंद्र, ठीक है, और ये है ध्रुव है। ठीक है, कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण से ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? तो त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहेंगे जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, तो वक्रता त्रिज्या। ये रहा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जी कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इतना है, एफ का मान कितना दिया बच्चों? तो 12.5। तो कह रहा है कि आर बताइए, वक्रता त्रिज्या बताइए। तो आप पढ़े हैं एफ बराबर r/2, तो आर निकाला जाएगा तो क्या होगा? 2f हो जाएगा, दुगुना तो 2 और ये 12.4, आप गुणा करोगे तो 25.0 आएगा सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होगा बच्चों, आंसर होगा सी। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन दिया है कि अभी जितना भी इसमें क्वेश्चन बताया जाए उसको आप आराम से करिए, ताकि एग्जाम में आपके जब क्वेश्चन आए तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? कि निम्नलिखित में से किस में? तो देखिए, समतल से भी आभासी बनता है, उत्तल से भी बनता है और अवतल से भी बनता है। अवतल से आभासी और काल्पनिक दोनों बनता है, तो इनमें से सभी, तो यही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी नंबर, इनमें से सभी। आभासी सबसे बनता है, ठीक है। निम्न में किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? दर्पण देखिए बच्चों, अगर वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें ना तो केवल अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो सिर्फ याद रखिएगा बच्चों, किस दर्पण द्वारा किया जा सकता है? तो अवतल, ठीक है। 22। अगला क्वेश्चन, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा प्राप्त होता है? तो बच्चों अगर समतल से बात करें तो समतल से आभासी तो प्राप्त होता है लेकिन बराबर प्राप्त होता है, ठीक है, बराबर। अगर उत्तल से बात करें तो उत्तल से भी आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है लेकिन छोटा प्राप्त होता है। लेकिन अगर अवतल की बात करें बच्चों तो अवतल से आभासी जब प्राप्त होता है तो बड़ा बनता है, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बनता है। और ये कब बनता है? जब वस्तु ध्रुव और एफ के बीच होती है, यानी पी और एफ के बीच होती है बच्चों, यानी आंसर हो जाएगा इसका अवतल दर्पण। बड़ा कह रहा ना, तो अवतल दर्पण कहाँ गया जी? अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अगला क्वेश्चन देखिए, कहां पर स्थित होने से वस्तु का समान वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? वस्तु का समान वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा? जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे बच्चों। किस पर रखेंगे? वक्रता केंद्र पे। चलिए इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा प्राप्त होता है? तभी बताए थे, आभासी किससे प्राप्त होगा जी? अवतल से प्राप्त होगा। तो ये भी है, एकदम जल्दी जल्दी इसको किया जाए, बहुत सारे क्वेश्चन है। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? देखिएगा, अवतल दर्पण में अभी बताए थे आपको कि वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक भी प्रतिबिंब बनता है। यानी कि 5 स्थिति में वास्तविक और 1 स्थिति में काल्पनिक। यानी कि केवल आभासी गलत है, केवल वास्तविक गलत है, दोनों द्वारा तो ये सही है जी, वास्तविक भी और काल्पनिक भी, तो ये सही है। एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है। देखिए बच्चों, वस्तु को कहां रखे हैं? देखिए इसको कहते हैं P, इसको कहते हैं F और इसको कहते हैं C। वस्तु को रखा गया है कहां? और इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस को निकाल देते हैं। वस्तु को कहां जी? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच है, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच है। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा बच्चों? तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। कैसा होगा? तो बड़ा बनेगा बच्चों। कैसा बनेगा जी? ये प्रतिबिंब बन रहा है जी, और ये कैसा है? तो बड़ा है और आभासी है और सीधा बनेगा। तो वास्तविक और बड़ा गलती है, आभासी और बड़ा ये सही है बच्चों। ठीक है, आंसर होगा सी इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक उत्तल गोलीय दर्पण का प्रतिबिंब बनता है। अभी बताए थे आपको कि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक बनता है प्रतिबिंब, काल्पनिक बोले तो आभासी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कि एक गोलीय दर्पण से किसी वस्तु की दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है, वह दर्पण क्या हो सकता है? सीधा प्रतिबिंब बच्चों देखिए, कह रहा है कि एक अवतल एक दर्पण से किसी वस्तु की किसी भी दूरी पर रखी गई एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। देखिए बच्चों, 2 स्थिति में सीधा प्रतिबिंब बनता है। कह रहे कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है, वो दर्पण क्या होगा? तो वो समतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है, समतल और उत्तल दोनों। क्योंकि उत्तल में ये, अवतल में ये नहीं होता है, क्योंकि अवतल में एक विशेष स्थिति पर रखने पर ही काल्पनिक बनता है, नहीं तो बाकी सब वास्तविक बनता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन बच्चों, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण क्या होगा? बच्चों देखिएगा, ये दर्पण है। अगर वस्तु को जिस ऊंचाई पर यहां पर रखे हैं, देखिए यहां पे, अगर प्रतिबिंब भी उसी ऊंचाई पे बने ना, अगर जो h है ना वो h डैश के अगर बराबर हो ना, h बराबर h डैश, तो आप समझिए कि वो दर्पण कौन है? समतल दर्पण है बच्चों। तो आप लगाइएगा समतल, क्योंकि उत्तल में तो छोटा बनता है। चलिए बहुत अच्छा जी, समतल होगा। अगला क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु की उसके वास्तविक स्थिति की न्यूनतम दूरी क्या होगी? अगर 20 सेंटीमीटर पर रखे हैं तो न्यूनतम दूरी 20 ही होगा, या 20 से कम होगा तो आप 20 ही लगा सकते हैं। 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी के एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में, अच्छा बच्चों देखिएगा इसका फिगर समझिएगा, ये F है और ये R है। वस्तु को कहां रखे हैं? तो F पे रखे हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब वस्तु को F पर रखिएगा ना, ये C, चलो ये C है और पूरे दूरी R कहलाता है। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है बच्चों? तो याद रखिएगा, इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो न्यूनतम दूरी 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर ऑप्शन में 0 की जगह पे अनंत रहता ना तो हम लोग उसी को कर देते। ठीक है, 20 सेंटीमीटर की दूरी के एक अवतल दर्पण से किसी वस्तु के उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो इसकी दूरी को आप नाप ही नहीं सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण का आवर्धन क्या होता है? तो गोलीय दर्पण का आवर्धन होता है -v/u होता है बच्चों, m बराबर -v/u। तो देखो कहाँ -v/u, -v/u ये है जी, m बराबर -v/, नहीं तो v भी है ना, -v/u।
चलो इसको भी इसको यू कर लो जी, -v/u होता है, ये आपका हो जाएगा ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहां से नापी जाती है। देखिए निर्देशांक चिन्ह परिपाटी समझिएगा, इसको बोलते हैं दाईं ओर, ठीक है, और इसको बोलते हैं बाईं ओर, बाईं ओर बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो कह रहा है कि सभी दूरी कहां से मापते हैं बच्चों, तो सभी दूरी इधर बाएं से मापा जाता है, बायां से मापा जाता है, ठीक है। और इसका ओरिजिन कहाँ होता है, तो ये ध्रुव पर होता है, इसको ध्रुव कहा जाता है बच्चों। बायां नापते कहाँ से बाबू, तो नापा जाता है कहाँ से, तो बाईं ओर से, और उसका बिंदु क्या होता है, तो ध्रुव होता है। तो आप याद रखिएगा ध्रुव से बच्चों, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f, या फिर इसको ऐसे भी लिख देंगे 1/u + 1/v = 1/f। प्लस में होता है ये सब फार्मूला, तो कहीं है नहीं है, ये सब फार्मूला ही गलत है बच्चों। इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा 1/u + 1/v = 1/f, ये सब गलत है ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन को आप लोग कर लीजिएगा, ये सब ऑप्शन गलत है। आपका सही आंसर क्या होगा, 1/u + 1/v, सब प्लस वाला होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा होता है। कब होता है, तो ये तब होता है, अभी ये क्वेश्चन पढ़े भी हैं जी, जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है। तो इसका इमेज कहाँ बनता है बच्चों, दर्पण के पीछे बनता है और बड़ा बनता है, ठीक है। तो वक्रता केंद्र के परे नहीं, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है, ये वाला ऑप्शन सही है जी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, किसी दर्पण में आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा अगर बन रहा है तो समझ जाइए कि वह दर्पण क्या होगा, या तो उत्तल होगा या तो समतल होगा बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन हमेशा नियमित सतह के लिए होता है, नियमित प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन होता है, विसरित परावर्तन में नहीं, नियमित परावर्तन में। तो ये सही होगा बच्चों, नियमित परावर्तन में, ठीक है, बी आप सही करोगे। यदि आपतन कोण I और निर्गत कोण E हो तो बताइए क्या होता है। देखिए निर्गत कोण क्या होता है, अगर दर्पण की बात करें, अगर इसको दर्पण में देखा जाए तो ऐसे होता है, ठीक है। ये है आपतन कोण, आपतन, आप देखिए इस आपतित किरण है और इसके बीच जो कोण बनेगा I, वो क्या होगा, आपतन कोण होगा बच्चों, ठीक है। और ये देखिए ये परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, या इसी को कहते हैं निर्गत कोण, निर्गत कोण, ये परावर्तन में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो I = R होता है, और R को ही हम लोग क्या कहते हैं, E कहते हैं ना। तो I जो है ना किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा, यानी दोनों ये बराबर होगा, तो ये दोनों कट के एक हो जाएगा, यानी कि E बराबर क्या होगा, 1 होगा बच्चों, ठीक है। ये दोनों बराबर ही आपस में, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। सी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता, अभी आपको बताया था कि जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाएगा उसे पारदर्शी कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं जी, पारदर्शी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, फोकस दूरी आप पढ़े हैं कि F = R/2 होता है, वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, तो ऑप्शन क्या होगा जी, आधी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये आज के लिए ये ही आखिरी क्वेश्चन था जी, यानी कि 40 तक के क्वेश्चन आपको देखना था बच्चों, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ाया गया है बच्चों, देखिए ये वीडियो जो है 3 भाग में आएगा, एक प्रकाश के परावर्तन आएगा, और अभी हम लोग जो वीडियो देखे हैं वो प्रकाश का परावर्तन है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन वाला वीडियो आएगा, और सबसे लास्ट में ह्यूमन आई से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि मानव नेत्र से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो भी आपको वीडियो में क्वेश्चन बताएगा उसको गौर से देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही।